क्या तंत्र का और एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना होता है? जिसकी कुंडली में अगर तंत्र साधना होगी वही उसमें सक्सेस हो पाता है, उसका एनर्जी से रिलेशन बनता है। आप कभी नोट करना, भूत उतारने वाला और भूत निकलवाने वाले की कुंडली काफ़ी हद तक मैच करती है। क्या ये ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत होता है। अगर देखिए, मैं ये मानता हूँ जो होता है वो निश्चित है, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा उसको बदला जा सकता है। इसी थ्योरी पे जो वास्तु है और जो ज्योतिष है वो इसी थ्योरी पे है। मैं कहता हूँ बारिश आने वाली है, आप छाता लेके जाओगे, सिर्फ ज्योतिष यही काम करता है, छाता आपको उठाना है। ऐसा नहीं है कि छींटे नहीं आएंगे, छींटे आएंगे, सब कुछ होगा। सिर्फ आपने उसके दिमाग से वो थ्योरी निकाली, उसकी पत्नी के पति से नहीं निकाली, उसकी पत्नी के दिमाग से वो थ्योरी निकाली। हाँ जी, कि ये चीज करने से ये सही हो जाएगा, आप महामृत्युंजय जाप करो। उन्होंने नहीं किया, उनके पति ने किया। एंड में ये बोल के गए उनका पति हफ्ते से 10 दिन में मर जाएगा। अच्छा। सीरियसली, लिटरली वो ये कहते हुए रो भी रही थी। मगर यार ऐसे कैसे कोई बता सकता है कि 10 दिन में ऐसे मर जाएगा? अरे मेरे पैसे, करे पैसे चाहिए ही नहीं आपसे, मैंने यही बोला उनसे, मगर पैसे नहीं चाहिए आपसे। मैं गया मिलने उनसे, मगर अगर वो 1 महीना भी जी गए, 1.5 महीना भी, तो मुझे वो पूरी उम्मीद है, वैसे भी हाथ से नहीं लगा, मुझे जाएंगे और ये करने के बाद वो ठीक भी हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग तंत्र से हटकर, क्योंकि तंत्र में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बिना एस्ट्रोलॉजी के, बिना वास्तु के तंत्र को संपूर्ण कर पाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल है। हर एक चीज़ें मैटर करती हैं, चाहे आप तंत्र कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो। हर एक चीज़ में एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, वास्तु, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी ज्ञान के लिए आज हमारे साथ है अनिल जांगड़ा जी, जो एक वैदिक वास्तु शिरोमणि हैं। रेस्ट इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सीधा आपको उन्हीं के पास में लेके चलता हूँ, वो खुद का इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है सर। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सो सर, आपने वैदिक वास्तु जो आप करते हैं या वास्तुशास्त्र, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? क्या था, मैं पहले इंटीरियर डिज़ाइनर था, जो मैंने 22 साल पहले मैं इंटीरियर का कोर्स किया था, जिसमें वास्तु बेसिक सिखाया जाता है। तो इतना मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा देखा तो जाना, फिर अपने घर मैंने किया तो उसका रिजल्ट जो है वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा आया। फिर उसके बाद मेरी जिज्ञासा जगी कि भाई वास्तु तो कुछ होता है, इसको डिटेल में पढ़ा जाए। फिर मैंने वास्तु आचार्य किया, फिर मैंने इनकी कोचिंग भी ली, जो पंडित अशोक शर्मा जी थे, जो भारतीय ज्योतिष केंद्र से पास आउट थे। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि इसका भी, मैंने जब देखा तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी रहा। साइंस साइड से मैंने 12th की थी, तो साइंस वाले कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। जी, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने ऊपर आजमाता हूँ, फिर मुझे लगता सही है तो फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। फिर उसमें जब मैंने देखा तो वास्तु आचार्य मैंने कर लिया, फिर मैंने वास्तु देखना शुरू किया तो प्रिडिक्शन में वो बात नहीं आ रही थी जो आनी चाहिए थी। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। तो फिर मैंने वैदिक वास्तु शिरोमणि किया। वास्तु वैसे वैदिक में ही मैंने आचार्य किया, फिर वास्तु शिरोमणि किया। क्या है ये शिरोमणि? शिरोमणि जो होता है आचार्य से ऊपर होता है, ये भी डिग्री ही होती है, आप उसकी मास्टर डिग्री कह सकते हो। ठीक है। इसमें और ज़्यादा डिटेल में आता है। इसमें और डिटेल है, ये पता लगती है कि आप खिड़की देख के ये बता सकते हो कि इसके घर का लड़का दुखी होगा कि लड़की दुखी होगी। अच्छा। इतनी डिटेल में इसकी पढ़ाई होती है। बल्कि ये तो बहुत छोटी चीज़ होती है कि भाई इस दिशा में ये वो, ये तो कॉमन है ही। लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए, फिर उसमें जैसे बेडरूम में किस ग्रह का प्रभाव आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो कंसल्टेंसी में शिरोमणि करते तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। सर, मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा ना, मैं आपसे बहुत टिपिकल सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो बिल्कुल आम जनता के होते हैं, लाइक मेरी क्यूरियोसिटी। ओके। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वास्तुशास्त्र और साइंटिफिक मेथड दोनों का लिंक्ड है, या वास्तु अलग है और साइंस अलग है? लाइक साइंस ने बोल दिया कि भाई ये 50 गज का प्लॉट है,
ठीक है, बिल्कुल। इस पे घर बना लो, हाँ जी। उसको लेना देना नहीं है। घर का मुंह किधर है, जिधर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जिधर आपको गली दी गई है उधर घर का मुंह रखो। आपको मंदिर किधर बनाना है, आपको बेडरूम किधर रखना है, आपको किचन किधर रखना है, ये इंटीरियर डिजाइनर ने आपके बना के दे दिया। हाँ जी। ठीक है, उसको वास्तु से लेना देना नहीं है। अब क्या होगा अगर मैंने आपके अकॉर्डिंग वास्तु से रिलेटेड नहीं बनाया तो? इसमें क्या होता है, जो वास्तु होता है बिल्कुल साइंटिफिक होता है। जैसे कि हमारे जो पंच तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल एंड आकाश, राइट। ये पंच तत्वों की जो एनर्जी होती है वही हमारी बॉडी में है, वही हमारे घर में एनर्जी होती है और यही पूरी ब्रह्मांड में होती है। इसी एनर्जी को बैलेंस करना घर के अंदर वास्तुशास्त्र कहते हैं। इसको स्पष्ट अगर शॉर्टकट में या सरल शब्दों में बोला जाए तो यही हमारी बॉडी में होता है। अगर हमारे पंच तत्व हमारे बैलेंस है तो हमारी बॉडी फिट है, अगर हमारा घर है तो वो पूरा फिट है। इसका बिल्कुल इस पर असर पड़ता है। वास्तु में क्या होता है, हम उसको वास्तु पुरुष बोलते हैं। जो वास्तु पुरुष को कष्ट होगा वही रहने वालों को कष्ट होता है। अब वास्तु पुरुष का कष्ट कैसे होता है, जैसे पंच तत्व हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, ऐसे घर के अगर अनबैलेंस हो जाते हैं तो उसमें करता है। अब वैसे मुख्यतः वैसे तो 10 दिशाएं होती है, पर अध्ययन 8 दिशाओं का किया जाता है। जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इन दोनों के जो बीच के जो कॉर्नर होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण कहलाता है, साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण हो गया और साउथ ईस्ट अग्नि कोण हो गया। तो ये 8 दिशाएं ये होती है। 10 में ऊपर आकाश और नीचे पाताल। तो ये पर 8 दिशाएं इसकी होती है। हर दिशा का 45 डिग्री इसके एंगल में आता है। तो आजकल क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसे भी करते हैं 8 की जगह उसको 32 डिवीजन कर देते हैं, 16 डिवीजन कर देते हैं, लेकिन उससे नहीं, बेसिक यही होता है, उसी का जो पार्ट होता है। अब जैसे कि सपोज ईस्ट का हर डायरेक्शन का अपना अपना एक रिजल्ट है, अपना एक उसका ग्रह जो स्वामी है वो उसका स्वामी है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। जैसे कि सपोज ईस्ट है, वो डिवीजन करते हैं, भाई नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो ईस्ट का भी रिजल्ट देगा और वो नॉर्थ का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में दोनों आ गए, उत्तर और पूर्व दोनों का आ गया। तो ऐसे ही इसमें रिजल्ट देता है। अब हर दिशा हर एक के लिए बेकार नहीं होती और हर दिशा हर एक के लिए अच्छी नहीं होती। एक जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट का रूम जो होता है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब यही हम पुत्र संतान के लिए, अगर पुत्र संतान हो आपकी, वो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे दिया जाए। एक एग्जाम्पल है ये, जैसे आपने पूछा, ये कोई अजमा भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में अगर बड़ा लड़का है, मैरिड लायक है, अगर आप उसको लड़के को वो दे देते हो तो उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है वो वायव्य कोण है, यानी हवा की एनर्जी जो होती है वो स्थिर नहीं होती। वो व्यक्ति का ना तो वहाँ पे मन लगेगा तो लेजीनेस हो जाएगा, शरीर टूटा उटा रहेगा, फिट नहीं फील करेगा अपने आप को। और यहीं पे उस लड़की को दे दो जिसकी मैरिज होने वाली है, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको वो सूट करेगा, संतान उसी की वही है, लेकिन इसकी एनर्जियाँ डिफरेंट है। फिर दूसरा क्या है, हम लड़की को अपना परमानेंट मानते ही नहीं, लड़की हमारे लिए गेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट का जो रूम होता है वो गेस्ट के लिए होता है। लड़की की अगर मैरिज हो जाए तो उसमें एक तो मैरिज में दिक्कत नहीं आएगी। यही अगर रूम उनका साउथ वेस्ट में दे दिया जाए लड़की को, उसको मैरिज में दिक्कत आएगी। और लड़के को नॉर्थ वेस्ट का दे दिया जाए तो उसकी मैरिज में दिक्कत आएगी। तो दोनों का उल्टा है। तो नॉर्थ वेस्ट में हमेशा लड़की का बेडरूम जरूर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अभी सपोज बचपन में नहीं दिया कोई बात नहीं, पर शादी से 6 महीने पहले एटलीस्ट उसको चेंज जरूर करना चाहिए, अगर आप चाहते हो तो लड़की खुश रहे। उसका एक रीज़न है, ये करता है एनर्जी पे। नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी जो होती है वो स्थिर नहीं है, साउथ वेस्ट की एनर्जी स्थिर है। अब स्थिर लड़की को अगर हम एनर्जी में स्थिर में कर देंगे, आपने साइंस की बात की इसलिए मैं आपको साइंटिफिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्थिर होती है। लड़की को हमें अपने घर में स्थिर नहीं करना, हमने स्थिर करना कहीं और। तो इसलिए वहाँ पे जो लड़के का बेडरूम होगा जहाँ पे वो ससुर हो जाएगी, वहाँ पे उसका नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट में रूम होना चाहिए, ताकि यहाँ की एनर्जी जो स्थिर नहीं थी वहाँ पे जाके वो स्थिर हो जाए और वहाँ पे उसका मन लगे। मायके की जगह ससुराल में लड़की का अगर मन लगे तो ज़्यादा सुखी रहती है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ऐसा देखा हो कि जिसने वास्तु के हिसाब से घर ना बनाया हो और उसका घर बिगड़ता चला गया हो, उसकी फैमिली में लास्ट टाइम तक प्रॉब्लम आई हो? सर बहुत देखे हैं मैं, बल्कि एक यहाँ पे अग्रवाल फैमिली थी,
यहाँ पे रोहिणी में एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, क्योंकि नाम तो क्या लेंगे सर, 7-8 साल पहले, वैसे इसकी लंबी स्टोरी है थोड़ी, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। किसी के थ्रू मिले थे जो, जिससे मैं हार्डवेयर सामान लेता था, तो उन्होंने बताया कि यार मेरे एक मित्र है जानकार, तो आप उनके वहाँ पे आप जाके वास्तु देखना, पर आप उनको ये बोलना है आप मेरे मित्र हो। मैं उनको नहीं जानता था, कोई इंटीरियर डिजाइनर थे। तो उन्होंने कहा यार एक फैमिली है बड़ी दुखी है, आप उसको मिल के आ सकते हो अगर मिल सकते हो, पर बोलना उनको यही कि हमारे मित्र हो आप। मगर ठीक है माँ जी बोल देंगे, कोई बात नहीं, परेशानियाँ। तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है, मैंने उन्हीं का फ़ोन आया, कह रहे आप उनके इंटीरियर जी फ्रेंड हो? मैं कहा हाँ जी। कह रही मुझे ना वास्तु दिखाना है। मैं ठीक है जी देख लेंगे, बताओ कब आना है। तो उन्होंने कहा कि फ़ीस बताओ। मैंने अपनी फ़ीस बता दी। वो कहते नहीं है मेरे पास। मैं जी कोई बात नहीं, आप उसके आधे दे देना। वो कह रही जी आधे भी नहीं है। मैं जी एक काम करो फ़ोन पे ही पूछ लो, ऐसे ही बता देंगे, नहीं है तो। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप परेशानी बताओ, छोड़ो आप फ़ीस भी छोड़ दो आप। कह रहे कि ये ऑक्सफोर्ड स्कूल है रोहिणी में, उसके पास फ्लैट है, 10 मंजिले फ्लैट है आई थिंक उसके। अब उन्होंने क्या किया, वो रोने लग गई भाई साहब, बड़ी तेज़ रोई वो, धाड़े मार के जो रोते हैं। वो कह रही कि मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था और उन्होंने मुझसे एक सेफ्टिक की माला, सेफ्टिक इसको बोलते हैं सर, जैसे ये है, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, 1000-2000, मैं कह रहा हूँ हद मारे 5000 कर लो, वैसे भी इतनी होती भी नहीं। और उन्होंने 5 मुखी रुद्राक्ष दिए और उसमें चांदी में, और रुद्राक्ष 100 रुपये का आपको 5 मुखी मिल जाता है आराम से ओरिजिनल। उन्होंने 3 वो लगा चांदी के तार में वो पूर के वो माला दी, 51,000 उनसे वसूले, फीस ली, कोई बात नहीं, पैसे लिए उसकी कोई बात नहीं। एंड में ये बोल के गए उनका पति हफ्ते से 10 दिन में मर जाएगा। अच्छा। सीरियसली लिटरली वो ये कहते हुए रो भी रही थी। मैं यार ऐसे कैसे कोई बता सकता है कि 10 दिन में ऐसे मर जाएगा। बस ये काम करते हैं फिर मिलते हैं। कह रहे मेरे पैसे, कह रहे पैसे चाहिए ही नहीं आपसे। मैंने यही बोला उनसे, मगर पैसे नहीं चाहिए आपसे। मैं गया मिलने उनसे, घर पे देखा तो इंटीरियर का काम चल रहा था। मुझे पता है इंटीरियर हायर करते तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि उसकी अच्छी खासी फीस, मैं भी हूँ इसलिए पता है मुझे। तो कोई बात नहीं, अब कमिटमेंट हो गई। तो लेडीज़ आई, मैं देखा उसका घर, तो देख के बोलते कि मैं देखा, मैं कहा यार थोड़ा लग तो रहा, कोई बात नहीं। फिर मैं कहा चलो उनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं लैपटॉप लेके गया था, कुंडली देखी, मैं कहा यार मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा इनके साथ अभी, कोई मृत्यु कि हफ्ते 10 दिन में ही मर जाए। मगर फिर भी उन्होंने जो बताया था ना, काफ़ी विख्यात पंडित जी है जिनका बताया था, बुजुर्ग से भी है, मतलब उनकी होगी 55-60 साल और फेमस भी है, नाम तो क्या लें उनका। तो उन्होंने कहा मगर जी कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने बोला तो और देखते हैं। जी हाँ, मगर हाथ देख के मैं बता पाता हूँ मृत्यु होगी कि नहीं होगी या कैसा है, क्योंकि मेरे को कुंडली से इतना नहीं पता चलता, हाथ से ज़्यादा पता चलता एज का। बाकी चीज़ तो कुंडली से पता चलती है, पर एज का पता नहीं, मुझे बचपन से ही हाथ से ही पता लगता है। अब वैसे क्या हुआ, मगा जी बुलाओ उनको। कह रही जी मेरे पति है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे मैं पहले से ही जो मेरे पे 80-90 हज़ार रुपये थे वो मैं लुट चुकी हूँ और मेरी जेब खर्ची भी चले गए। फिर कहोगे यार फिर बुला दिया। और मगा जी ऐसे कैसे पता चलेगा, मगा है कहाँ, उनको पैरालाइज हो गया था। अच्छा। उनके पति को, वो दूसरे कमरे में, वो क्या हुआ सारा लगा के फिर भी आ गए वो हमारे पास। उन्होंने बताया भाई ये उनके मित्र हैं, उन्होंने भेजा है। मैं जी ठीक है। उन्होंने हाथ देखा, मैं कहा यार हाथ तो ठीक है आप, वो देख के वो चले गए। फिर मैं पहले उनका घर घूमा, उनका एक बाथरूम था, उसमें सीट थी। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, वैसे तो मैं बेसिक दिल्ली का ही हूँ पीछे से, पर मैं हरियाणा का हूँ। तो क्या हुआ, वो मैं बोला भाई ये आप टॉयलेट तोड़ सकते हो, सीट हटा सकते हो। कह रही मैं हटा दूँगी। कह रही हम यूज़ ही नहीं करते, मगर ताला नहीं लगाना, सिर्फ सीट हटानी है, बाकी सब यूज कर। कह रही इससे क्या होगा, मगर आपके पति नहीं मरेंगे। मगर अगर वो 1 महीना भी जी गए, 1.5 महीना भी, तो मुझे पूरी उम्मीद है, वैसे भी हाथ से नहीं लगा, मुझे जाएंगे और ये करने के बाद वो ठीक भी हो जाएंगे। कुंडली देखिए, मैंने उनको थोड़ा बहुत कुछ बताया था
कि भाई एक चांदी का लोटा लाने के लिए बताया था और एक जल चढ़ाने के लिए, ऐसे ही कुछ था, क्योंकि कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए इन बातों को। तो सिर्फ यही बताया था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि उनके 3-4 हज़ार के खर्च होने, वो भी चांदी के लोटे में ही खर्च होने थे, बाकी तो कुछ होने नहीं थे। कुछ अनाज डालने के लिए बोला था, ऐसे ही छोटे मोटे थे। मैं जी जहाँ तक मेरा ख्याल है 2-1 महीने में वो ठीक हो जाएंगे और ऑफिस भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वो MTNL में थे, कुछ अफसर रैंक में थे। मैं ठीक है भाई, ये हो गया। वो फिर रोने लग गई दहाड़े मार के, मैं अब क्यों रो रहा हूँ, कह रहे तुम दिलासा दे। मैं कहा मुझे जानते हो, कह रहे नहीं। मैं कहा मैंने पैसे लिए, कह रहे नहीं। मैं कहा मैं दिलासा क्यों दूंगा, मैं कहा आपको तो मरने के लिए पहले ही बोल चुका है। मैं कहा मैम मैं थोड़ा हटके आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, जो है वो है, ऐसा ही होता है। तब ये हुआ, मैं आ गया। फिर उसका फ़ोन आया, 5-6 महीने बाद उसका फ़ोन आया था शायद। फिर वो बोलती है कि मुझे कि नहीं, आप जो मेरे पति को आज भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे, पहली बात तो। और दूसरा, वो आज जैसा बोला था कि 2-3 महीने में वो ज्वाइनिंग भी हो गई, बिल्कुल ठीक भी हो गई, बिल्कुल अब सही है वे। तो ये जो वास्तु से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, मुझे क्या पता ये ऐसा होगा, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है और जो ये आप जब आप देखते हो और रियल में होता है तो आपको यकीन करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी कभी नहीं दिखाई देती। हमारे शरीर में 5 तत्व सब मानते हैं। क्या आप 5 तत्व देख सकते हो? आप सिर्फ पृथ्वी देख सकते हो, यानी मटेरियल देख सकते हो, मिट्टी देख सकते हो। अग्नि को महसूस कैसे करोगे? हमारी अग्नि खाना पचाती है। अग्नि बॉडी को चीर के दिखाओ, चेक करके दिखाओ, अग्नि कहाँ देख सकोगे? आप हवा नहीं देख सकते। जब हमारे 5 तत्वों में जो बॉडी है वो नहीं देख पाते, हम कैसे देख पाएंगे? मुझे समझ में नहीं आया कि वो आपने जो उसका वॉशरूम का वो था, वो तुड़वाया, तो उससे वो बचा कैसे? मतलब उसकी वो उसका एक रीज़न है। एक तो उन्होंने कर्म किए, मैं ये मानता हूँ। देखिए, जो भाग्य में है वो मिलेगा जरूर, लेकिन ऊपर वाले ने ये भी कहा है कर्मों के द्वारा ही कर्म फल बदलता है। मेरा ये थ्योरी है। मैंने उनको बोला, सपोज भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जपते हुए जाना, भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाना और आ जाना, बस जपते हुए जाओ, जपते आ जाओ, इतना ही कर लो। किसी से भी कुछ करवाने की जरूरत नहीं, ना टले तो फिर बता देना। क्या इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ह्यूमन साइकोलॉजी बोल सकते हैं? साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं है। जब आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो साइकोलॉजिकल कैसे हो सकता है? मैं कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट आ रहा है, आप कर रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा है। बट सिर्फ आपने उसके दिमाग से वो चीज़, वो थ्योरी निकाली, उसकी पत्नी के पति से नहीं निकाली, उसके पत्नी के दिमाग से वो थ्योरी निकाली। हाँ जी, कि ये चीज़ करने से ये सही हो जाएगा, आप महामृत्युंजय जाप करो। उन्होंने नहीं किया, उनके पति ने किया। मैंने उनके पति से करवाया जल डलवाने के लिए, और जो सीट तोड़ने के लिए तो वो तो उन्होंने किया, कर्म किया। कर्मों के द्वारा ही कर्म फल बदलता है। ये मैं आपको और स्टोरियाँ सुना सकता हूँ। अगर देखिए, मैं ये मानता हूँ जो होता है वो निश्चित है, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा उसको बदला जा सकता है। इसी थ्योरी पे जो वास्तु है और जो ज्योतिष है वो इसी थ्योरी पे है। मैं कहता हूँ बारिश आने वाली है, आप छाता लेके जाओगे, सिर्फ ज्योतिष यही काम करता है, छाता आपको उठाना है। ऐसा नहीं है कि छींटे नहीं आएंगे, छींटे आएंगे, सब कुछ होगा। तो इसीलिए ज्योतिष सिर्फ आपको बताता है, कर्म आपको करना है, कर्मों के द्वारा कर्म फल बदलेगा। आप गीता पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ये कर्म फल का अपना एक रिजल्ट है। ये उपाय नहीं समझने चाहिए, इसको कर्म समझ के करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो आप करते हो उसका फल जरूर मिलेगा आपको। गणेश जी ने 16 तरीके की दिनचर्या बताई है। गणेश जी जो हमारे गणेश भगवान जी, गणेश भगवान है, 16 तरीके की दिनचर्या बताई है एक इंसान के जीवन जीने के लिए। हाँ जी, आपको बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है, खाट पे बैठ के खाना नहीं खाना है, सुबह प्रातः 4 बजे उठना है, ठीक है, सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग, भगवान के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो, लेकिन ये मैंने कभी पढ़ा नहीं ना सुना, क्योंकि मैं ज़्यादा पूजा पाठी आदमी हूँ नहीं। लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते एक्चुअल में। हाँ जी, ठीक है, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। बट यहाँ पे भी वास्तु का लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग सोते हैं, जनरल क्वेश्चन है, तो हमारी मम्मियाँ कहती हैं कि भाई दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न है। क्यों? इसका रीज़न ये है, जो हमारी बॉडी में ब्लड जो फ्लो होता है और जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फ्लो होता है वो नॉर्थ टू साउथ पोल तो होता है। तो
तो हमारी जब बॉडी नॉर्थ की तरफ जब सर होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारे ब्लड में आयरन होता है, वो रिपेल करता है। जब उसको अपोजिट तरफ करता है, इस वजह से हमारे जो दिमाग का जो ब्लड के सर्कुलेशन में डिस्टर्ब होता है बॉडी का, इस वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद ना आने से हमारी बॉडी वीकनेस लगती है, उठते तो हमें थकावट महसूस होती है। ये तो साइंस कहता है, ये साइंटिफिक रीजन है। वास्तु क्या है? वास्तु भी तो साइंस है। वास्तु कोई, मैंने बोला आपको इसमें सीट ढंढा या कुछ भी है, वो एनर्जी थी। एनर्जी भी तो साइंस है। तो कभी भी ये प्रमाणित है। जो प्रमाणित किया जाए वो साइंटिफिक, जो प्रमाणित ना किया जाए वो आध्यात्मिक। बट गांव देहात में कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, तो यमराज की तरफ को पैर नहीं करके सोना चाहिए, ये लोगों की कहावत है। अब ये बताइए, उत्तर दिशा में कुबेर भगवान है, क्या उसकी तरफ पैर कर ले? अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन है। देखिए, भगवान चारों तरफ ही होते हैं। जब सूर्य देव के पुत्र हो गए यमराज, तो वो भी तो भगवान तुल्य ही हो गए। भगवान का पुत्र तो भगवान वैसे ही हो गया। भाई यमराज जी है, प्राण अगर हर रहे हैं तो भगवान तो है ही। जब भगवान प्राण दे सकते हैं, भोलेनाथ जी प्राण दे सकते हैं, तो वो भी भगवान। और जो लेने वाला है, जो उसको जो काम दिया, वे भी तो भगवान ही हुए। कुबेर जी देखा जाए तो कुबेर जी ब्रह्मा जी के पड़ पोते थे। तो अब वे भी भगवान हुए, पर भगवान उन्होंने अपनी तपस्या की, उन्होंने अपना कर्म ऐसा किया कि वो उठे इंसान के रूप में, तो वो भगवान का दर्जा मिला उनको। ऐसे यमराज जी का अपना काम है, उनका अपना काम है। तो पैर तो किसी भी तरफ, किधर भी सर करोगे आप, पैर करोगे, पैर तो देखो हर जगह ही जाएगा। अब आप सूर्य देव की तरफ पैर, सपोज सिर करते हो, ईस्ट में करते हो, पश्चिम में पैर जाते हैं। पश्चिम में शनिदेव जी, क्या शनिदेव जी पे पैर लगाओगे आप? अगर ये लॉजिक लगाओगे तो लॉजिक ये है नहीं। हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता होता हम उसको अध्यात्म से जोड़ देते हैं, लेकिन रीजन उसमें होता है। आप जैसे बेड पे है, एक एग्जाम्पल, बेड पे अगर देखा जाए, बेड शुक्र का है, मंगल खाना खा रहे हैं, तो दोनों में मित्रता नहीं है, किस वजह से भी। पर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, अगर गिर गया, पहले कच्चे होते थे मकान, चींटियाँ होती थी, अब खाएंगे बेड पे, अगर चींटियाँ आ गई तो सोएंगे कैसे? इस वे में भी ले सकते हो आप। तो हम क्या करते थे, जिसमें हमें ठीक ना लगे और हमें लगे कि इसमें परेशानी आ सकती है, तो हम उसको अध्यात्म में, हमारा अध्यात्म सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। आप देखो, कुछ भी चीज़ कीजिए जो इसको आप अंधविश्वास समझते हो, बेसिक उसका साइंस से ही रिलेटेड निकलेगा। हमें पता नहीं, वो बात अलग है। हम अनजान में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। या आप कह लो साइंस ने अपना बेस ही हमारे अध्यात्म से बनाया है। बिल्कुल। आप जैसे कहते हैं पिताजी के पैर छूने चाहिए, एक एग्जाम्पल है। ये कोई मिथ्या नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ऐसे बंदों से मिला सकते हो। कुंडली में उसके खराब आता है, कोई पूजा नहीं करता, कुछ नहीं आता, कुंडली मैच नहीं करेगी उससे। रीज़न क्या है? एक हमारे मित्र हुए, अब तो कनाडा में शिफ्ट हो गए, उनके पुत्र हैं, मेरे ख्याल से उनकी एज होगी मुश्किल से 20-22 साल। मैं उनको बोला, यार इनको ना अच्छे सपने नहीं आते होंगे, ऐसे ही बोल, मगर यार और इनका मन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाथ देखा तो उनका हाथ में जो ग्रह कमजोर जो थे, कुंडली में जो कमजोर थे, हाथ में वो बड़े प्रबल। ऐसा कैसे हो सकता है? रीज़न क्या है? जब हम हाथ में, हमारे ये होते हैं, ये पर्वत होते हैं, हर जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के, इसमें ये पावर दिखाता है कि हाथ से ये पता चल जाता है कि इसकी कुंडली में कैसे पावर कम होगी, और हाथ से ये पता चल जाता है कि इसने कर्म किया जैसा था इसका जन्म में, इसने कर्म जो किया उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हाथ से पता चलता है। मैं कह रहा हूँ कुंडली कभी चेंज नहीं होती। कुंडली पैदा टाइम पे भी वही थी, मृत्यु के टाइम पे भी वही है, जबकि उतार चढ़ा हुआ है। क्या कुंडली वगैरह से किसी की शादी वादी का योग पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। योग, शादी का छोड़ो, छोड़ने का भी पता लगता है, संतान का पता चलता है, आप कुंडली देखते सब हैं? पता चलता है। हाँ बिल्कुल देखते हैं। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हाथ देखते हैं? हाथ भी देखता हूँ मैं। आप मेरा हाथ देख के बताइए मेरी शादी कब होगी। हाथ से शादी का टाइम नहीं पता लगेगा, हाँ ये पता चल जाएगा हाथ से आपके रिलेशन कितने बनने। चलो ठीक है, आप मुझे आप डेट ऑफ बर्थ से किसी की हाँ। शादी कब होगी बताया जा सकता है? उससे बताया जाता है। उसमें क्या होगा, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस टाइम में इनकी शादी का ही होगा, और वो ठान के बैठ जाए मैं करूँगा ही नहीं होगा। रीज़न ये है, कर्म के द्वारा ही कर्म फल मिलता है। ज्योतिष जो है भगवान नहीं है। अगर कोई भी ज्योतिष, मैं कह रहा हूँ सपोज मैं हूँ या कोई और है, अगर आपका ज्योतिष का बताया हुआ 80% सही जा रहा है, तो समझो वो ज्योतिष बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष भगवान नहीं है। ज्योतिष एक कैलकुलेशन दे रहा है, ज्योतिष एक ऑप्शन दे रहा है। आपके सपोज जीवन में 2 रहा है, लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ,
ज्योतिष का परामर्श आपका ये फायदा करेगा कि लेफ्ट जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, राइट जाओगे तो थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होगा। सिर्फ ये बताता है। ज्योतिष कभी भी आपका भाग्य नहीं बदलता। ज्योतिष वो बताता है जो आपके में है, बदलना आप ही को है। मैं कहता हूँ, एक हमारे मित्र हुए, अगर टाइम तो मैं बताता हूँ। हाँ, एक मैंने हमारे बहुत मित्र टाइम है, उसका तो नाम भी बताया, आपको मिलवा भी सकता हूँ। ये रियल स्टोरी है, और ये अभी उनकी पूरी स्टोरी समझ लीजिए 6 महीने पहले ही हुई है, जो स्टोरी का आधार है। 7-8 साल पहले की बात है, जो आपने हाथ की और ये जो कर्म की बरता था, मैं आपको कर्म और वास्तु और ज्योतिष कैसे काम करता है, ये मेरे बताने से कुछ नहीं हुआ, करने के उसी से हुआ। बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे और बचपन के ही दोस्त हैं। अब उसमें क्या हुआ, कास्ट के वो पंडित जी है, तो पंडित है तो उनके घर में भी ज्योतिष बहुत होंगे। तो ऐसे ही हुआ, तो उनका क्या हुआ, उन्होंने एक बार हाथ दिखाया, तो मैं बोला यार बंसीलाल जी, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो भी हरियाणा के था। मगर यार तुम्हारा मृत्यु योग आता है, मरने के चांसेस आ रहे हैं भाई तेरे, और 6-7 साल अंदाजन है अभी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा एक्यूरेट नहीं पता चलता हाथ से। उसमें ये बताया जा सकता है कि भाई 1 साल ऊपर नीचे भी हो सकता है। कुंडली में तो पता चल जाता है कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ें हो सकती है, हाथ और उसमें मैच करे तो थोड़ा करीब जाया जा सकता है। कि मैं इतना ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ सर, कि ये समझ लीजिए भाई अपना इतना ही ज्ञान है, जितना प्रभु दिला दे वो ठीक है, गुरु महाराज की जितनी कृपा हो जाए। तो मैं उसको बोला यार अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, किसी के पास डिस्कशन करते हैं। कह रहे ठीक है। तो उन्होंने जिसके मैं वास्तु ज्योतिष सीखा, तो मैं कहा चलो उनके पास चलते हैं। तो गुरुजी पास गए, उन्होंने कुंडली देखी, हाथ देखा, कह रहा यार लग तो रहा है। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैं गुरुजी, क्योंकि वो मित्र भी था, क्योंकि अपने पास में ज़्यादा देखनी भी नहीं चाहिए, मैं बड़ा सीरियस हो गया। मैं कहा यार इसका आ नहीं रहा, और बचने का योग भी था, ये भी आता था उसका। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरा ये मानना है, कोई कहता है कि ये लेडीज़ का होता है जेंट्स का, ये दोनों ही अपने हाथ होते हैं। एक बताता है प्रोमिस और एक बताता है कर्म का। प्रोमिस ये जो इस हाथ में है, ये प्रोमिस बताता है कि जो इसमें है वो टल नहीं सकता। ये बताता है कि आप जो कर्म करते हो, कि आपने जो कर्म किया उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आपका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। रेखाएं बदल जाती है, 6 महीने में रेखाएं बदली जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा मोटी मोटी सारी बदली जाती, उसमें हल्का सा हेर फेर हो जाता है आपके कर्म किए जाए तो इसमें क्या हुआ, गुरुजी ने भी यही बोला हो सकता है। तो कहा तो गुरुजी नहीं, तो उन्होंने बोला भाई जो ये कहे कर ले तू। उन्होंने मेरी तरफ डाल दिया, मैं भाई करना तो गुरुजी नहीं है, फिर भी ठीक है गुरुजी हमारे सीधे नहीं है, वो क्रेडिट मुझे देना चाहते थे, हो सकता है ऐसा। तो फिर कह रहे भाई ज्ञान, मैं उनको यही बोला सिंपल सा, भाई काम करना है यार, भोलेनाथ जी पे वो जल चढ़ाते ही था। मैं बस इतना करना, जब घर पे जाएं बस महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए जाना और जपते हुए आ जाना, और 5 बार मंदिर में बैठ के पढ़ लेना। बाकी कह रहा मैं माला जप लूँ सुबह शाम। मैं कहा भाई ये तेरी इच्छा, मेरे हिसाब से बस इतना ही कर ले। कह रहा ठीक है। और उसका घर का क्या था, उसका नॉर्थ ईस्ट ऊँचा था और साउथ वेस्ट नीचा था। मगर ये फर्स्ट लेवल कर ले। कह रहे ठीक है। उन्होंने यही किया और ये टाइम बीतता चला गया। उसके ये करने में एक और प्रॉब्लम थी, उसके साथ 7-8 मिस कैरेज हो चुके थे, और कभी भी उसका जुड़वा तिरवा से कम नहीं था, हमेशा ऐसे होता था और मिस कैरेज हो जाता था। ये करने के बाद उनको कंसीव हुआ, वो भी उन 3 हुए, 3 में से 1 मिस कैरेज करवाना पड़ा, क्योंकि 3 इकट्ठे करने में प्रॉब्लम थी। तो 2 उनके जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। अब इसमें भी फिर क्या हुआ, फिर उसका आ गया कि ऑपरेशन से होना था। कहते नहीं यार ये बता यार इसको, वो ऐसे ही बोलता था क्योंकि दोस्त है, तो कह रहा यार बता भाई किस टाइम पे ऑपरेशन किया जाए। मैं कहा भाई ठीक है, इसका मुहूर्त निकालते हैं, इसमें भी बड़ी बात है। अब क्या हुआ, मैंने एक मुहूर्त निकाला, मैं कहा यार इस टाइम पे कर लो। अब क्या हुआ, उनकी एक बड़ी बहन थी, उनके ससुर जी बड़े विद्वान पंडित जी थे, तो उन्होंने भी मुहूर्त निकलवा लिया। अब दिक्कत ये हो गई कि वो उन्होंने अलग टाइम बता दिया, मैंने अलग टाइम बता दिया। अब वो कहता है कि यार मैं फिर फंस गया, अब उसका करवाता हूँ तो वो नाराज। मगर भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी कर। कह रहा तू बता भाई तूने ये क्यों सोच के बोला। मैं कहा यार तेरा इसमें पितृदोष बनता है बच्चे का।
बच्चे का पितृदोष जब बनता है ना, बेसिकली इसका जो मेन रिजल्ट जो आता है, पिता के और पुत्र संतान होने में दिक्कत होना या उसके सुखों में कमी होना पितृदोष का सबसे बड़ा रिजल्ट है। मखा पिता तू है, तेरा तो पता हमें तेरा मरने का योग आ रहा है अभी कुछ दिनों बाद, चाहे 70% आ रहा हो पर आ तो रहा है। मखा यार इसलिए मैं चाहता हूँ इसका पितृदोष ना आए, क्योंकि तू नहीं है। हाँ, दूसरे में उसकी माता का दोष आता था, लेकिन माता जी का जीवन संकट में था नहीं, वो बचना आता था, क्योंकि उनके भी जानते थे, क्योंकि पूरी फैमिली ही जानते थे उसको। कह रहा मैंने इसलिए मैंने स्पष्ट बता दिया भाई ये कारण है इसका। और पितृदोष होने से पूरा जीवन संघर्ष में हो जाता है। सबसे अच्छी बात, सबसे बेकार बात पितृदोष की ये भी हो जाती है, जितने अच्छे योग होते हैं वो खंडित हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि योग के फल नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके पूरे फल कभी नहीं मिलते। तो एक कारण मैं ये है यार, क्योंकि तेरे को भी पितृदोष है, क्योंकि तेरे भी देखो उनके भी पिताजी मेरे ख्याल से जब 12th पास आउट की थी तो गुजर गए थे, और संतान मिसकैरेज देखो कितना, तो मिसकैरेज होना, संतान देरी से प्राप्त होना, ऑपरेशन से होना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो वास्तु का भी फिर उसका चेंज करवाया तो उनके संतान हो गई 3 साल, और संतान उसकी बड़ी दिव्य निकली। वो पहले ही बता देती थी कि आज पापा जी ठीक आना, ये आना, और 3 साल का बच्चा बस हो, पर वो बता देता था कि आज पापा की चोट लगने वाली है, बुला लो उसका बड़ा, यानी उसकी पूजा पाठ का उस बच्चे में उसका असर देखने को, क्योंकि 3 साल का बच्चा पूजा थोड़ी ना कर, पूजा पाठी वो करता था कि सुबह शाम एक माला वो महामृत्युंजय की डाल। अब क्या हुआ, 6 महीने पहले अप्रोक्सीमेट उसका फ़ोन आता शाम को 6 बजे। हाँ, मेरा घर शिफ्ट हो रहा था, वो शिफ्ट करवाने आ गया, साइड टेबल गिर गई उसके पैर पे और उंगलियां उसकी बिल्कुल खील हो गई। बड़ा देर चिल्लाया, कह रहा नहीं यार टल गया, मृत्यु हो गई, कह रहा चोट लग गई। मैं बोला उसको बड़ा स्टेट, मगर यमराज दिखा, कह रहा नहीं दिखा, मगर नहीं टला। कह रहा अच्छा, मैं ठीक है। आज इसलिए बात की खुलासा कर रहा हूँ क्योंकि अब तो उसके घर में पता लगी गया ये है, अगर ये नहीं होता तो मैं आपको कभी नहीं बताता, ये टाइम टल जाता था, क्योंकि ये बताई नहीं जाती ये बातें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साइंस भी, क्योंकि वास्तु भी इसका किया, वास्तु ने घर चेंज किया, फ्लोर उसका बदला, ये भी कर्म किया उसने। संतान का जो जन्म का उन्होंने जो डिसीजन लिया वो भी कर्म ही है, रिजल्ट तो इसका कर्म का ही है। फिर क्या हुआ, अभी इसका फ़ोन आता है, वो खाटू श्याम जी से आ रहा था, तो सुकुरपुर बस्ती पता नहीं सराय, यहाँ पे उसके ट्रेन से उतरा, बाइक खड़ी थी, आया वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पे ब्रेक करता, रोज़ उधर से जाता वो, लेकिन उसको पता नहीं उस दिन दिखा नहीं, शायद होगी 70-80 की स्पीड में, उन्हें ब्रेक कर पे से कुदाया, और उसका जो बताने का था 50-100 फुट वो घिसड़ता हुआ गया, जो बताया घिसड़ता हुआ गया, सारे में उसकी घुटने ये सब छिल गए, और खड़ा हुआ बेहोश हो गया, गिर गया रोड। फिर उसका फ़ोन आता है, ये तो बाद की बात है, पहले उसका फ़ोन आता है मेरे पास 6 बजे, कह रहा है अनिल कहाँ, मगर घर पे, कह रहा कुंडली देख दे यार, मगर नहीं बाद में देखो, और हंस रहा बड़ी तेज। मैं बोला भाई बड़ा खुश हो रहा, क्या बात, जॉब लग गई, क्या हो गया, क्योंकि कोरोना से वो थोड़ा खाली था। मगर क्या हुआ भाई इतना खुश, हंस रहा वो, करा नहीं यार कुंडली देख यार पहले, मगर चल थोड़ी देर में देखता हूँ। मैं खोल के बैठा, मगर आप बता क्या हुआ, वो बड़ी तेज से, देख यार आज का दिन था क्या मरने का। वह बड़ा खुश हो गया। मैं कह रहा हूँ बड़ा दिल था, ज्योतिष कभी भी कमज़ोर दिल वालों के लिए होती ही नहीं है। अब वो खुश हो गए, मेरे आँखों, मैंने उसका कुंडली देखी, मैं यार दिन तो यही था, क्योंकि वो टाइम चल रहा था उसका। मैं यमराज करा भाई, आज यमराज दिखा, मगा भाई टल गया, मेरी आंखें नम हो गई, सीरियसली बताऊँ, बड़ा खुश हुआ कि मेरा मित्र भी था। अब जब हमें पता हो ये बंदा मरने वाला है और ख़ास मित्र भी हो, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम बता देते हैं तो, पर ठीक है वो भी मजबूत, हम भी मजबूत, उसने भी पूरे कर्म किए, पर वो टल गया। कहने का मतलब ये है, उसके सारे हाथ पैर छिले, 1 महीना बेड रेस्ट पे रहा, हालांकि बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल जाए उसका काम बन गया, क्योंकि छिले वो सारे में रोड़ियाँ वगैरह घुस गई। कहने का मतलब ये है, आप कर्म करते हो तो फल भी आपको मिलता है। उन्हें कर्म किया, मैंने कुछ नहीं किया उसने है। अगर उसके भाग्य में, मैं कहता हूँ दोनों आता, मरना भी आ रहा ये भी आ रहा, अगर आप जो चीज़ कर देते हो तो वो बढ़ जाता है, जो नहीं करते वो घट जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, कर्म करते तो फल जरूर मिलेगा। इसलिए
खाली मत बैठो, भाग्य में है ये मत सोचो आना है, तो काम करके आना है तो काम करके ही आएगा। तो इसलिए कर्म जरूर करना चाहिए। सर जैसे हम लोग नॉर्मली तंत्र वगैरह की वीडियो शूट करते हैं, अच्छा जी। सो मुझे तंत्र से रिलेटेड ही जानना था, ये जो तांत्रिक लोग घेरा बनाते हाँ हैं जी। सिक्योरिटी का, या चक्र बनाते हैं, या कुछ भी बनाते हैं, या किसी के ऊपर तंत्र करते हैं, इसमें वास्तु का क्या रोल होता है? इसमें क्या होता है, घेरे से वास्तु का नहीं होता। किस वास्तु ये दिशा में बताता बैठेंगे है वो? कि किस दिशा में किया जाए तो ये ज़्यादा सक्सेस होती है। वास्तु से ये तो किया जाता है, लेकिन जो घेरा बनाना होता है ना, इसका एक कारण होता है। आप चाहे सात्विक पूजा करो या तामसिक पूजा करो, अगर आप सात्विक करते हो, अगर आपका ओरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो एनर्जी होती है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, ये मानिए, आप ये मान के चलो, अगर स्पष्ट शब्दों में, अगर छोटे शब्दों में बोला जाए तो पॉजिटिव एनर्जी भगवान देवता जो हमारे पितर हो गए, पॉजिटिव एनर्जी वो, नेगेटिव एनर्जी भूत पिशाच डाग्नि, जितनी भी ये चीज़ें होती है वो नेगेटिव होती है। और कभी भी आप पूजा करोगे, पॉजिटिव पहले कभी नहीं आएगा, पहले नेगेटिव आता है। तो सुरक्षा घेरा करना पड़ता है। सुरक्षा घेरा क्या होता है, जैसे हम करते हैं, एक सिंपल सा तरीका है पूजा करने का। आप भी कभी भी करो तो इसमें, कभी आदमी जैसे मेडिटेशन करता है, ये करता है, पर मैं तो ये कभी नहीं कहता कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कभी भी बिना गुरु के सानिध्य के करना नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये होता है, जिसका मेडिटेशन लग जाता है, जब शून्य पे जाया जाता है, तो हमारी जो बॉडी में एनर्जी है वो अनलिमिटेड एनर्जी है। उसको संभालना, कंट्रोलर जो होता है वो गुरु जी के पास होता है। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें पता नहीं लगता कब कंट्रोल कितना हो जाए। आप कई बार देखोगे कुछ बंदे पूजा पाठ या मेडिटेशन करते थे, उसके बाद थोड़े से उनके दिमागी संतुलन हिल जाता है। उसका रीज़न यही होता है, जो मेडिटेशन करता है, जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं उसकी अटैक कर देती है। तो इसलिए कभी भी ये मेडिटेशन जो होता है, हाई लेवल का मेडिटेशन, तो वो आँख मीच के बैठे हैं, ओम कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन शून्य तक की जो पहुँचने की प्रक्रिया, वो बिना किसी के सानिध्य की नहीं करना चाहिए। और यही रहे चक्र में क्या होता है, हमें आपस का घेरा करना पड़ता है। जैसे गुरु जी का, कुछ लोग जैसे गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र बोलते हैं तो वो घेरा बन जाता है। बेसिकली वो सुरक्षा घेरा होता है ओरा का, जो एनर्जीज होती है वो नेगेटिव उस पर अटैक ना करे, ये चीज़ होती है। अब रही पूजा की बात, अब पूजा से बात है, चलो मंदिर की बात कर लेते हैं। घरों का मंदिर का वास्तु अलग होता है और जो मेन मंदिर होते हैं उसका वास्तु अलग होता है। जो घर का मंदिर होता है, हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ हमारा मुख होना चाहिए, पूजा ऐसे करनी चाहिए। और वैसे मंदिर में जाओगे उसमें उल्टा होगा, साउथ की तरफ पाएगा, हमारा मुख नहीं होगा, वो भगवान का मुख पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ होगा। उसका एक रीज़न है, घरों में लकड़ी का मंदिर होता है, मूर्तियाँ नहीं होती, सिर्फ प्रतिमाएं, फोटो ही लगानी चाहिए। क्योंकि पत्थर लगाओगे तो भारी हो जाएगा, मूर्ति लगाओ भारी हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। मैंने कहा आपको नॉर्थ में लगाओ, ईस्ट में लगाओ, नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, तो वो भारी हो जाएगा, तो वास्तु का डिसबैलेंस हो जाएगा। और मंदिर में आप कभी जाओगे, पूर्व में चढ़ते जाओगे तो आप देखोगे स्टेप जाएगा, फिर दक्षिण ऊंचा हो गया, फिर पश्चिम ऊंचा हो गया, गर्भगृह का फिर ऊंचा हो गया। मंदिर का वास्तु अलग है, इसमें डिटेल में जाएंगे तो और भी ज़्यादा होता है, लेकिन होता उल्टा है। कभी भी आप कभी भी देखना घर के मंदिर का, और इसका भी एक रीज़न है, हम उत्तर में ही क्यों करें और पूर्व में ही क्यों करें। इसका रीज़न ये है, जब हम उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ करके पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान उधर लगता है, कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होती है और हमारी ज़्यादा सुनता है। अब जैसे ऑफिस में है, अब कोई भी आपके पास आता है, अब हम कहते हैं कि हम उत्तर की तरफ मुँह करके बैठो या पूरब की तरफ मुँह करके बैठो, ऐसा क्यों? रीज़न ये है, कोई भी आपके ऑफिस आ रहा है, आपसी की सुनने आ रहा है, और आप जो कहोगे उसको बात समझ में आएगी। अगर वही उल्टा होगा तो फिर आप उसकी समझोगे, वो आपकी नहीं समझेगा। तो ये कारण ये है, और हमने बोलना है, भगवान तो कुछ बोल नहीं रहा, हमने ही भगवान से बोलना है। क्या तंत्र का और एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना होता है? बिल्कुल होता है। जिसकी कुंडली में अगर तंत्र साधना होगी वही उसमें सक्सेस हो पाता है, उसका एनर्जी से रिलेशन बनता है। आप कभी नोट करना, भूत उतारने वाला और भूत निकलवाने वाले की कुंडली काफ़ी हद तक मैच करती है। क्या ये ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत होता है। आपने पहले मुझे बोला कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, बताते हैं, करना आपको ही पड़ता है, ठीक है। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि उसको तंत्र करना है, अगर उसकी कुंडली में होगा तो होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। की बात कैसे आई? रीज़न ये है, मैंने क्या बताया,
मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे मित्र की अभी मैंने आपको कहानी सुनाई, उसमें क्या है, उसके जो भाग्य में वो वही तो मिलेगा। उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, खत्म या बिल्कुल इजाद नहीं किया जा सकता, वो तो भगवान की कृपा से हो सकता है। उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब मैंने बोला कि लेकिन उसका बचना भी तो आता था, ये भी तो देखो, वो कर्म फल वो लेकिन छू के तो गया। अगर बदला जा सकता तो यमराज जी के दर्शन ही क्यों हुए, ये भी तो देखो। जब ये दर्शन होना निश्चित था तो वो टल नहीं पाए ना, उसका इफेक्ट कम हुआ। मैंने बोला मृत्यु जैसा कष्ट आना या मृत्यु होने के समान या मृत्यु भी हो सकती है, तो वैसा तो वो टल क्यों नहीं पाया, पर वो तो हुआ। तो इसलिए हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं नकार सकते या बिल्कुल उसको इजाद नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मुश्किल से 10% लोगों के साथ होता है 100 में से। वो भी किस लिए होता है, किसी गुरु की कृपा हो या भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। हम जो ये माला वाला पहनते हैं, हाँ जी, ठीक है, मैं देखो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैंने कोई माला वाला धारण नहीं कर रखी है, बिल्कुल ठीक है, मैं किसी तरीके की कोई माला वाला नहीं पहनता हूँ। इनका क्या लॉजिक है? आपने अंगूठी पहनी हुई है, लेकिन एक गोल्ड की, क्योंकि मुझे गोल्ड सूट करता है। मैं आपको बताता हूँ सूट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? सूट करता है कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सिल्वर पहनता हूँ ना, हाँ जी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, बॉडी में इचिंग सी लगती है। इसलिए मैं पहले कड़ा पहनता था, कड़ा भी मैंने उतार दिया। जब मैं गोल्ड पहनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। इसका रीज़न क्या है, बॉडी पे आप कुछ भी पहनो, यहाँ तक कि आपने काली कमीज पहनी, काली पैंट पहनी, काला मोबाइल लिया, कुछ भी बॉडी पे टच होगा वो अपनी एनर्जी देगा। इसका एक रीज़न है। आपने इसमें गोल्ड पहना, गोल्ड इन 2 में पहना जाता है, आपने बिल्कुल सही पहना है। आप यही गोल्ड इसमें पहन लो, आपको ये पता चल जाएगा ये कुछ होता है कि नहीं होता। 2 दिन बाद आप बताओगे कि आपकी एनर्जी बदल गई। गोल्ड वही है, हाथ वही है, सिर्फ फिंगर चेंज। देखिए, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि इसका रीज़न मैं जब गोल्ड नहीं पहनता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गोल्ड का अपने पास गोल्ड पहनता पहनिए, हूँ। मैं कहता हूँ इसमें पहनो, इसका नेगेटिव रिजल्ट देगा। मैं तो कहता हूँ पहनो, आपने कहा गोल्ड पहनो, मैं तो सिर्फ कहा अगर ये होता है तो वो भी होता है। अब रीज़न क्या है, जैसे कि हम एनर्जी का इसमें खेल होता है, ये 5 उंगलियां अलग अलग होती है। इसमें बुध, ये बुध की उंगली बोलते हैं इसको, इसमें पर चंद्रमा का भी नग पहनते हैं। ये सूर्य का होता है, ये शनि की होती है, गुरु की होती है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें नग पहने जाते हैं। अगर दूसरी विपरीत एनर्जी का इसमें नग पहना जाता है तो उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। नग पहनने के भी तरीके होते हैं, नग कभी भी ऐसे ही नहीं पहनने चाहिए। नग में जैसे कुंडली में देखा जाए 3 ग्रह होते हैं, 3 तरह के ग्रह होते हैं। ग्रह तो हमारे 9 ही होते हैं। 3 तरह के ग्रह इसलिए होते हैं, एक मित्र ग्रह होता है, एक सम होता है, सम को न्यूट्रल कह लीजिए, एक शत्रु ग्रह होता है। शत्रु का कभी भी नग नहीं पहना जाता, ना मेटल पहना जाता है, और मित्र का हमेशा नग पहना जाता है। चलो, आप नग की बात कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर बहुत इजीली लोगों को समझ में आता है। सिल्वर जो होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अब आप नग पहने कैसे? नग वही होता है, देखो नग ओरिजिनल कहाँ मिलते हैं आप बताइए? क्यों नहीं मिलते? क्योंकि धंधा तो यही चल रहा है सर, धंधा ही लोग चलता है। पायराइड के नाम पे, ठीक है, पता नहीं कौन सा पत्थर चिपका देते हैं। देखो, ये तो आप लैब बनी हुई है, लैब टेस्ट करवा सकते हो आप। लैब टेस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लैब में बिल्कुल रजिस्टर्ड है, भारत से प्रमाणित है, तो आप उसमें करो तो बिल्कुल पता चलेगा आपको। इसका क्या है, नग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए ऐसे ही, शौकिया बिल्कुल नहीं पहने। ये ऐसा नहीं है कि मुझे नीला पसंद है तो ये पहन लिया, काला पसंद है ये पहन लिया, सफ़ेद। हर एक के लिए अलग अलग होता है, किसी की एनर्जी अलग होती है, किसी की एनर्जी का मतलब ये हुआ। अब जैसे कि मेन तो जो नग पहने जाते हैं 1, 5, 9 घर के पहने जाते हैं, पर कई बार इमरजेंसी में दूसरे के भी पहने जाते हैं। अब जैसे मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मेडिकली किसी को समस्या हो, ठीक नहीं हो, वास्तु और ज्योतिष अगर दोनों किया जाए तो वो जल्दी रिकवरी करता है और इसका रिजल्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कोई कहता मैं वास्तु नहीं मानता, मैं मत मानो, आपके मानने से कुछ नहीं होता और आपके ना मानने से कुछ नहीं होता। मानने से सिर्फ आपका फ़ायदा है, ना मानने से आपका नुकसान है। मैं कहता हूँ वास्तु मानो या ना मानो, रिजल्ट वो देगा। मैं कहता हूँ आपको अग्नि से हाथ जलता है, वो आपको नहीं, अग्नि जलाओ पता लग जाएगा। आप कहते हो वास्तु नहीं मानते, मैं कहता हूँ कुछ करके देखो, अगर 45 दिन में ना पता चले तो सोच लेना नहीं है, आप चेंज करके दो। मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, वास्तु कुछ नहीं होता। आप सिर्फ नॉर्थ के कमरे में सो के देखिए। बहुत सारे लोग मानने ना मानने वाली बात पे आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि देखो आप
कोई 10 उंगली में 10 की 10 रिंग पहनता है, ठीक है, सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं। वो कहता है मैं इसे मानता ही नहीं। तो जो नहीं मानता, मुझे लगता है कि वो ज्यादा सुखी रहता है। उसका एक रिजल्ट है ना मानने का। मैं बताता हूँ, कभी भी पॉजिटिव, मैंने बोला आपको, एक सम होता है, एक मित्र ग्रह होता है, एक शत्रु। मित्र वाला नग मत पहनाओ उसको जो नहीं मानता, शत्रु वाला पहनाओ, 10 दिन में नाश्ता वो आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है? मैंने बोला आपको, भाई साहब आपको 10 दिन बाद जुकाम नहीं होगा। कह रहे जुकाम तो मुझे आज भी नहीं है। मैं कहा भाई साहब 10 दिन बाद आपको जुकाम होगा, और 10 दिन बाद आप जुकाम हो जाए तब आप मानोगे। तो यही एक कारण है। कभी भी जो मैंने बोला, सपोज ये मैंने नग पहना, मेरा ना गोल ब्लेडर रिमूव हो गया, एक अपना मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये पुखराज पहना हुआ है, मेरा जो गोल ब्लेडर है वो रिमूव हो गया, करीब हो गए उसको 8 साल हो गए होंगे। डॉक्टर ने बोला ना घी खाना, ना चौपड़ी रोटी खानी है, ना मीट मछली, वो तो मैं पहले भी नहीं खाते थे। कोई हैवी चीज़ नहीं खानी, पनीर नहीं खाना, परांठा नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। मैं पहले भी जो खाना खाता था मैं आज भी वही खाना खाता हूँ। हालांकि पहले की कंपेयर फ़र्क जरूर हुआ, और उन्होंने बोला एक गोली दी जो डेली आपको खानी है। शायद मैं महीने में 1 या 2 बार खाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर खाना खा लेता हूँ 7-8 बजे तक मैक्सिमम। और जिस दिन लेट हो जाते उस दिन मैं शायद खाना पड़ जाए, कभी कभार की ज़रूरत पड़ जाए तो बात अलग है, उसमें भी कई बार नहीं ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब ये नहीं पहनता मैं, मुझे हफ्ते में 2-3 बार वो गोली खानी पड़ती है, और पहनता तो महीने में 1 आधी बार खानी पड़ती है। तो काम करता है। क्योंकि देखिए जब तक आप ये एनर्जी महसूस नहीं कर, एनर्जी ये चीज़ नहीं है आपने लाइट जलाई और रोशनी हो गई, ये तो आपको अपनी ही फील करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ, आप कहते हो दर्द है, दर्द को दिखाई देता है, दर्द जिसको उसी को पता चलेगा। आप कहोगे ठीक हो गया, मुझे क्या पता ठीक हो गया, आपने कहा तो मैंने मान लिया। तो कुछ जो चीज़ मेन होती है वो दिखाई ही नहीं देती। एक ऐसा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। सर फॉलो यही करना चाहिए, मैं यही चाहूँगा कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके खाना खाना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर इधर की तरफ करते हैं तो उनका खाने की जो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, और जो दवाइयाँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए। और घर के जो लड़कियों की मेन बेसिकली आजकल ये बड़ी समस्या हो गई है कि लड़कियों की शादियाँ बड़ी जल्दी टूटती है, होती है, फिर बढ़ती है, नीले डब्बे में मिलते हैं। हाँ नीले डब्बे में मिलते हैं। तो कभी भी ना लड़की को बेशक पूरी उम्र कोई भी कमरा दीजिए, लेकिन जब शादी होने वाली हो कम से कम 6 महीने पहले नॉर्थ वेस्ट का या नॉर्थ का उसको कमरा दीजिए, ताकि उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, वो भी सुखी रहे, आप लोग भी सुखी रहे, और आगे आने वाले भी। तो ये जरूर कर लो, और कुछ करो या ना करो, अरे मुझे आजमाने के लिए अपना मत घर खराब करो। और आजमाना ही है तो छोटी मोटी चीज़ में आजमा लो। आप कहते हैं मुझे कहीं पे भी सुला दो, मैं कहता हूँ 1.5 महीना आप नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सोइए और 1.5 महीना साउथ वेस्ट के कमरे में सोइए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। पर 1.5 महीना सोइए, क्योंकि वास्तु का रिजल्ट आने में 45 दिन लगते हैं। वास्तु पुरुष की जागृत होने की भी स्टेज होती है। हाँ ये बड़ा एक कोर आता है, मैं पहले इतना ज़्यादा नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, बड़ा अच्छा किस्सा है जो मैं आपको टाइम पे बताना चाहता हूँ। एक मेरे क्या मैं गुरुजी हैं हमारे, जिनसे वास्तु आचार्य किया, वो वास्तु में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, वो ज्योतिष में ज़्यादा बिलीव करते थे। इसीलिए मैंने वास्तु शिरोमणि उनसे नहीं किया, वास्तु शिरोमणि अलग से किया। मैं वास्तु में बड़ा बिलीव करता था, हालांकि ज्योतिष मैं उन्हीं की वजह से मानने लगा, क्योंकि जो उन्होंने बोला वो हुआ, इसलिए मैं मानने भी लगा। तो मैंने क्या हुआ, एक दिन बड़ा सही हुआ, मैं गया उनके पास वास्तु शिरोमणि करके। मैं कहा गुरुजी मैंने वास्तु शिरोमणि कर लिया। कह रहा भाई इससे क्या होगा? मैं कहा गुरुजी इससे ना ये पता लग जाता है, नक्शा देख के जो बताए वो हो जाता है। कह रहा अच्छा। उनके एक मित्र और बैठा था, उनकी भी अच्छी उम्र थी उस टाइम पे। अब क्या हुआ, अब वो देखने के लिए मेरे से कह रहे यार ये नक्शा है, अब ये बताओ, इसके बारे में कुछ बताओ। नया नया बना ही था मैं ज्योतिष वो शिरोमणि, वो वास्तु शिरोमणि का किया था। अब ये बता रहा हूँ मैं आपको 14-15 साल पहले की बात। अब वो करने लगा, देख के मैं बोला मगर सर इनको कोई बीमारी होगी जिससे लंबी बीमारी का लगता है। कह रही तो नहीं है। मैं कुछ ऐसा होगा जिनकी रेपुटेशन डाउन हो। कह रहा ये भी नहीं है। मन में ये आया यार गुरुजी से पहली बार मिला यार, ये तो बेइज्जती वाले काम हो रहे।
मैं कहा यार ये बताओ कितने साल हो गए इसमें रहते हुए? कह रहा है इनको इतने साल हो गए। उनको बोले 14.5 साल। उन्होंने भी एक्यूरेट बताया। मैंने भी बोला मगर 6 महीने बाद जो जो बोला ये होगा। कह रहा 6 महीने बाद? मैं कहा हाँ। वो दोनों ज्योतिष थे, गुरुजी तो मेरे ज्योतिष थे, वो भी ज्योतिष था, पर वो वास्तु नहीं जानता था। उन्होंने लैपटॉप खोला, दोनों ने चेक किया, बिल्कुल वही निकला। कह रहा यार 6 महीने बाद बिल्कुल यही आ रहा है। फिर उन्होंने बोला, कह रहा यार तूने 6 महीने क्यों बोला? और वाकई में वो प्रॉब्लम वही सोल्व करवाने आया था उसके पास, उनके पास। वो बाद में बताई उन्होंने। तो फिर वो ना क्यों कह रहे थे? तो मैं कहा ये समस्या, कह रहे इसका सॉल्यूशन क्या है? मगर इसका सॉल्यूशन तो घर देख के बता दें, घर में चेंजेज हो। मैं बताया नेक्स्ट टाइम ये चेंज कर लो, उम्मीद पूरी है, रेपुटेशन बच जाए। कह रहे ठीक है। अब मैंने 6 महीने क्यों बोला, इसमें ये बात आती है, जागृत पुरुष जो वास्तु पुरुष होता है उसकी जागृत होने के 3 स्टेज होती है। एक तो शुरू में जाग जाता है 6 महीने में, आपको 6 महीने में नया घर का रिजल्ट आने लग जाता है। और दूसरा जो होता है 7 साल में आता है। तीसरा होता है 15 साल। 15 साल हो जाए जिस व्यक्ति को और उस घर का वास्तु का रिजल्ट ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो इसलिए ज़्यादातर या तो तभी रिजल्ट आ जाता है जब नया घर लेते हैं, फिर आएगा, अगर 2 साल नहीं आया फिर 7 साल भी नहीं आएगा उसका रिजल्ट। अच्छा या बुरा वो अलग बात है, फिर आएगा 15 साल में। और आपने बोला तांत्रिक का, तंत्र में क्या होता है, घर में वास्तु दोष जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी का भी एक दोष होता है। इसमें एक दोष होता है, अगर उस दिशा में दोष हो तो उसमें नेगेटिव एनर्जी का आता है। जैसे सपने दिखना, नेगेटिव एनर्जी आना, जाग जाना, दब जाना, कुछ लोगों को फील भी होता कुछ है ऐसा। तो ये उस अगर वो दिशा का दोष हो तो ऐसा होता है। तो अगर इसलिए वास्तु का तांत्रिक का देखो, जो चीज़ में जहाँ पे आप रहते हो, जो भी आपकी बॉडी पे चीज़ है वो असर ज़रूर करती है, हमें पता नहीं होता, वो बात अलग है। मेरा अंतिम सवाल है आज के लिए, घर कौन सी दिशा में नहीं लेना चाहिए या घर का मुंह किस दिशा में नहीं होना चाहिए? वैसे तो सभी दिशाएं जो होती है वो सभी अच्छी होती है। वैसे मेन तो जो घर का मुख बताते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेकिन 8 दिशाएं भी होती हैं। आजकल क्या करने लग गया, जो बिल्डर या नई कॉलोनियाँ करती है वो डायगनली डायरेक्शन आती है। डायगनली का मतलब क्या होता है, वो दिशाहीन हो जाती है। दिशाहीन का मतलब जब उससे नॉर्थ ना हो गया प्रॉपर, वो नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, साउथ ईस्ट, बाकी सब ठीक है। पर मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट फेसिंग का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर दिशा वाला ठीक है, सॉल्यूशन हो जाता। अंदर से बनना जितना महत्वपूर्ण उसका मुख है प्लॉट का, उतना ही उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बना कैसे अंदर वो है। तो इसलिए साउथ वेस्ट का अवॉइड कर देना चाहिए। बाकी कोई ऐसा नहीं है, उसको अंदर से बनाओ, अच्छी तरह बनाओ तो बिल्कुल फल देते हैं। सो अगर आप लोग भी कोई फ्लैट, प्लॉट या कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं, सो इन सब चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड जो सर ने बताए, आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे सवाल हैं, आप अपने अपने सवाल हमें लिख सकते हैं। हम एक और लंबा पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।